स्वागत है सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल द इंग्लिश वॉइसेस पर। हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं जिनमें अपना पहला टॉपिक है वो है टेंसेस का। कल से हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस शुरू किया था जिसके हमने सिंटैक्स तक यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज एक बार फिर से इनके ऊपर हम विचार करते हैं कि इनमें किस प्रकार से मेन वर्ब्स हैं वो आती हैं, किस प्रकार से इनमें हेल्पिंग वर्ब्स आती है। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये जो हमने सूत्र लिखे हैं आगे के सभी टेंसेस के अंदर सूत्र लिखने का तरीका यही रहने वाला है। जैसे सबके अंदर सब्जेक्ट और सबके अंदर ऑब्जेक्ट आने वाला है, तो ये तो कॉमन चीज है, सब में आएगी, तो इसके ऊपर ज्यादा हमें याद करने वाली चीज नहीं रखनी है। हमें ज्यादा ध्यान देना है वर्ब के ऊपर और हेल्पिंग वर्ब के ऊपर। मेन वर्ब्स क्या आएंगी और हेल्पिंग वर्ब्स क्या क्या आएंगी, इनको यदि आप याद रखेंगे तो प्रत्येक टेंस के सूत्र आप बना सकते हैं। दूसरी बात, सूत्र लिखते समय किस प्रकार से आप सूत्र बनाएं वो इस पहले टेंस के द्वारा आप जान सकते हैं। जैसे सबसे पहला जो अपना सूत्र होता है वो हमने लिखा है पॉजिटिव सेंटेंस, तो हर टेंस में सबसे पहला हमें पॉजिटिव सेंटेंस ही लिखना है, सकारात्मक वाक्य। दूसरा है उसके अंदर हमें नोट जोड़ना है, और नोट हमेशा किसके साथ आएगा? नोट हमेशा आएगा हेल्पिंग वर्ब के साथ, डू या डज के साथ। तीसरे में प्रश्नवाचक वाक्य के अंदर हमें हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे लिखना है, उसके बाद में हमें सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद में वर्ब लगानी है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाना है। फोर्थ अपना जो सेंटेंस है वह रहेगा प्रश्न नकारात्मक वाक्य, यानी इसके अंदर प्रश्न भी रहेगा और साथ में नेगेटिव भी रहेगा। दोनों को मिलाकर ये वाक्य बनाया जाएगा जिसमें हमें ऊपर वाले वाक्य में सब्जेक्ट के बाद में नोट और जोड़ देना है। पांचवा जो वाक्य है वो तीसरे वाक्य का एक रूप है, यहां तक तो पूरा ही है, लेकिन हमें इसके आगे केवल WH वर्ड और जोड़ देना है। ये अपने 5 प्रकार के तो सूत्र प्रेजेंट सिंपल टेंस के हैं, इसी प्रकार से आगे के सूत्र बनाए जाएंगे। अब हम सूत्रों की बात करें तो इसमें वर्ब के साथ एस या ईएस का प्रयोग हमने किया है। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि एस या एस का प्रयोग क्यों किया जाता है, और फिर ये भी देखेंगे कि किसके साथ में एस लगाते हैं, किसके साथ में ईएस लगाया जाता है। फिर हमारे पास एक नई चीज है डू और डज, हेल्पिंग वर्ब्स। तो पहली बात तो हेल्पिंग वर्ब्स क्यों लगाते हैं ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि जब हम नोट का प्रयोग करते हैं, जब हम वाक्य को प्रश्नवाचक बनाते हैं, तब हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो दूसरे सूत्र में ये देखेंगे कि डू डज का प्रयोग कैसे और क्यों किया जाता है। ये 2 चीजें हैं वो समझने वाली है, पहले हम इनको समझेंगे। सबसे पहले हम रूल ऑफ एस या ईएस के बारे में जानते हैं कि वर्ब्स के साथ में एस या ईएस क्यों जोड़ा जाता है। वैसे तो ये सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, यानी सब्जेक्ट में और वर्ब में एक जो रिलेशन होता है, संबंध होता है, वह नियम यहां पर लगाया जाता है। वो सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड है, वो एक अलग से टॉपिक है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको ये बता दूं कि यदि अपना सब्जेक्ट है, यदि वो सिंगुलर होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, तो उसके साथ में जो वर्ब आएगी वह भी सिंगुलर ही आती है। यदि वर्ब सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होता है तो वर्ब उसके साथ में सिंगुलर लगाई जाती है। सिंगुलर यानी एक वचन। यदि कर्ता एक वचन होता है तो उसके साथ में क्रिया भी एक वचन लगाई जाती है, यह अपना रूल है। और यदि वर्ब सब्जेक्ट प्लूरल होता है, प्लूरल, तो उसके साथ में वर्ब भी प्लूरल ही लगाई जाती है। प्लूरल यानी बहुवचन, यानी कर्ता बहुवचन होगा तो क्रिया भी बहुवचन ही लगाई जाएगी। ये अपना नियम है, वो ऐसे इसमें काम करेगा। एग्जाम्पल देखें, सी के साथ में
जब वर्ब लगाते हैं शी गोज, यस। दे के साथ में वर्ब लगाते हैं गो। अब यहां पर देखने वाली है बात कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ में हमने क्या लगाया, एस। सब्जेक्ट प्लूरल है, कर्ता बहुवचन है, तो वर्ब के साथ में हमने एस या एस नहीं लगाया। अब सामान्यतः क्या होता है, लगभग छात्रों के दिमाग में यही होता है कि जब हम एस या एस जोड़ते हैं तो बहुवचन बन जाता है। यह भी मैं आपको बता दूं कि किसके साथ में बहुवचन बनता है। एक तो नाउन्स होती है और एक होती है वर्ब्स। जब नाउन के साथ में हम एस या ईएस जोड़ते हैं तो वो बन जाता है प्लूरल। जैसे पेन, एस जोड़ दिया, पेन्स हो गया, ठीक है। रूम, रूम के साथ में एस जोड़ दिया, रूम्स हो गया। ये तो है नाउन की बात। बट हम बात करें वर्ब की, क्रिया की। क्रिया के साथ यदि हम एस एस जोड़ते हैं तो क्रिया एक वचन बन जाती है। जैसे इसके साथ में एस या एस जोड़ेंगे तो वह सिंगुलर बन जाएगी। ऐसे हमने गो के साथ में ईएस जोड़ा तो वह गोज, ये है सिंगुलर। हमने प्ले के साथ जोड़ा एस तो वो बन गया प्लेज। ये जो वर्ब्स हैं वो सिंगुलर है, इसीलिए हमने सी के साथ में गोज लगाया और दे के साथ में हमने गो का प्रयोग किया। तो फिर से एक बार ध्यान दें कि नाउन के साथ जब एस या जुड़ता है यानी संज्ञा शब्दों के साथ, तब वो प्लूरल बन जाते हैं, बहुवचन बन जाते हैं। जैसे पेन के साथ पेन्स हो गया, रूम के साथ एस जोड़ा, रूम्स हो गया। ये संज्ञा शब्द हैं। लेकिन वर्ब के साथ जब एस या जोड़ते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है, एक वचन बन जाता है। जैसे गो के साथ एस जोड़ा, गोज बन गया, प्ले के साथ एस जोड़ा, प्लेज बन गया। तो ये इनमें उल्टा अनुपात होता है। ऐसे संज्ञा के साथ एस एस जोड़ेंगे प्लूरल बनेगा, वर्ब के साथ जोड़ेंगे तो सिंगुलर बनेगा। ये इन दोनों में विपरीत संबंध होता है इस तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। एस या एस का नियम समझने के लिए हमें कुछ इसमें और नियम लेने पड़ेंगे। तो सबसे पहला जो हम लेते हैं उसके अंदर यदि आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं, मैं बोल के आपको लिखवा सकता हूं। यदि किसी वर्ब के साथ डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड, ओ, यदि किसी वर्ब के साथ डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड, ओ आदि शब्द उसके अंत में जुड़े हों तो उस क्रिया के साथ ई एस जोड़ा जाता है। ये पहला है। दूसरा है, यदि किसी वर्ब के साथ उसके अंत में वाई हो तथा वाई से पहले व्यंजन हो, कॉन्सोनेंट, तो हम क्या करेंगे, वाई को हटाकर उसके स्थान पर आई ई एस जोड़ा जाता है। तीसरा, यदि किसी वर्ब के अंत में वाई हो तथा वाई से पहले स्वर हो, स्वर यानी ए, ई, आई, ओ, यू, इंग्लिश में 5 स्वर माने गए हैं, तो उसके साथ केवल एस जोड़ा जाता है। फिर से देखिए एक बार। पहला अपना नियम है, यदि किसी वर्ब के साथ डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड, ओ आदि हो तो उस वर्ब के साथ उसको एक वचन बनाने के लिए ई एस जोड़ा जाता है। दूसरा अपना नियम है, यदि किसी वर्ब के अंत में वाई हो तथा वाई से पहले वाला अक्षर व्यंजन हो तो वाई को हटाकर उसके स्थान पर आई ई एस जोड़कर उसे एक वचन बनाया जाता है।
थर्ड अपना रूल है, यदि किसी वर्ब के लास्ट में वाई हो तथा वाई से पहले स्वर अक्षर हो तो उसके साथ केवल एस जोड़ा जाता है। ये इंग्लिश के 5 स्वर हैं, वो यदि वाई से पहले हों ए ई आई ओ यू तो वाई को हटाना नहीं है, उसके साथ एस को जोड़ देना है। और फोर्थ अपना रूल है, रेस्ट ऑफ ऑल वर्ब्स, बाकी जो बचे हुए इन तीनों नियमों के अलावा जो वर्ब्स हैं उनके साथ में एस जोड़ा जाता है। ये भी नियम है एस का ही, लेकिन ये वाई का नियम हमने अलग अलग कर लिया। तो बाकी सभी क्रियाओं के साथ एस जोड़ा जाता है। चलिए अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि यदि किसी वर्ब को एक वचन बनाना है तो उसके साथ में एस या ईएस जोड़ा जाता है। अब अपना पहला रूल था कि यदि किसी वर्ब के अंत में डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड, ओ आदि अक्षर आते हैं तो उसके अंत में ई एस, ई एस, ई एस जोड़ा जाता है। जैसे हमने पास का पासेज कर दिया, वॉश का वॉशेज, टीच का टीचेज, फिक्स का फिक्सेज, बज का बजेज और गो का गोज। सेकंड जो अपना रूल था कि यदि वर्ब के अंत में वाई हो और वाई से पहले वाला अक्षर व्यंजन हो, व्यंजन, तो हम क्या करेंगे, वाई को हटा देंगे, उसके स्थान पे आई ई एस लगाया जाएगा। जैसे ट्राई, वाई को हटाया आई ई एस, क्राई, वाई को हटाया आई ई एस, क्राइज। तीसरा अपना रूल था वो कि यदि किसी वर्ब के अंत में वाई हो तथा वाई से पहले वाला अक्षर ये यदि स्वर हो तो हम वाई को नहीं हटाएंगे, परंतु उसके अंत में केवल एस जोड़ दिया जाएगा। जैसे प्ले, प्लेज, से, सेज। अब अपना अंतिम रूल है, यदि इनमें से कोई नियम लागू ना हो तो हम उसके अंत में केवल एस लगाएंगे। जैसे कीप, पी का कोई अपने पास रूल नहीं है, कीप्स। ईट, टी का कोई रूल नहीं है, ईट्स। और लिशन, एन का कोई रूल नहीं है तो लिशंस कर दिया जाएगा। तो ये तो था अपना एस या ईएस का रूल। एस या एस लगाएंगे वर्ब को एकवचन बनाने के लिए, और 4 प्रकार से हम वर्ब को एकवचन बना सकते हैं एस या ईएस जोड़कर। अब अपना अगला रूल आता है, वो है डू डज का यूज करना। अब हम देखते हैं कि डू डज का प्रयोग कैसे किया जाता है। पहली बात तो ये कि डू डज का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि सकारात्मक वाक्य में डू डज का प्रयोग नहीं होता है, उसमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन जैसे ही हम दूसरा वाक्य लिखना शुरू करते हैं, नकारात्मक डू डज आ जाता है, प्रश्नवाचक वाक्य लिखते हैं डू डज आ जाता है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में या प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में हमें यदि वाक्य को निगेटिव यानी नकारात्मक या फिर हमें उसको इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक बनाना हो, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाना हो वाक्य को, नकारात्मक या प्रश्नवाचक, तो उसके लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होगी। और प्रेजेंट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो यहां पर आएगी डू और डज। इन दोनों के द्वारा हम नोट का प्रयोग करके नेगेटिव वाक्य बनाएंगे और इन दोनों को वाक्य में सबसे पहले रखकर प्रश्नवाचक वाक्य बनाया जाता है। अब डू और डज अलग अलग है, तो किसके साथ डू का प्रयोग किया जाता है, किसके साथ में डज का प्रयोग। पहले हम डू का प्रयोग देखते हैं। तो जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं, प्लूरल सब्जेक्ट यानी जितने भी बहुवचन करता है, उन सब के साथ में हम डू का प्रयोग करते हैं। और बहुवचन करता कौन कौन से होते हैं, जैसे वी, यू, दे और कोई प्लूरल नाउन, ये भी है, तो इनके साथ में डू का प्रयोग करेंगे। डज का प्रयोग
जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन कर्ता, जितने भी एक वचन कर्ता है सबके साथ में डज का प्रयोग किया जाएगा। और एक वचन कर्ता कौन कौन से होते हैं? जैसे ही, सी, इट, किसी का नाम या फिर कोई सिंगुलर नाउन, इन सब के साथ में हम डज का प्रयोग करते हैं। अब इनमें से एक कर्ता ऐसा है जो इनका एक्सेप्शन है यानी अपवाद है, और वो कौन सा है? आई। आई के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। आई हैव है एक ऐसी सहायक क्रिया है, सॉरी, आई हैव वो एक ऐसा कर्ता है जिसके साथ में प्रेजेंट सिंपल टेंस में डू का प्रयोग होता है एक बहुवचन के रूप में, परंतु पास्ट टेंस में इसका एक वचन के रूप में वाज के साथ प्रयोग किया जाता है। ये इसका एक एक्सेप्शन है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये था आपका डू डज का प्रयोग। आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे। आगे के वीडियो में हम इस टेंस के जितने भी रूल्स हैं वो सारे एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल के आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और एक बात, आप कमेंट जरूर किया करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। उसमें कुछ यदि सुधार करना हो तो उसमें सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।